मान लीजिए आप शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर हैं हाँ। और किसी ने वहां एक बहुत ही विवादित सा पोस्टर लगा दिया है। हाँ, अब सामान्य समझ क्या कहती है? प्रशासन के पास क्या रास्ता है? यही कि प्रशासन आएगा और उस पोस्टर को वहां से हटा देगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल, सीधी सी बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर प्रशासन उस पोस्टर को हटाने के बजाय उस व्यक्ति को ही हमेशा के लिए शहर से बाहर निकाल दे, मतलब उसे निर्वासित ही कर दे, बाप रे, ये तो बहुत ही चरम कदम हो गया। है ना? लेकिन आज की हमारी जो गहरी पड़ताल है, उसका मुख्य विषय यही है, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इंटरनेट के सार्वजनिक मंचों की बात कर रही हैं आप? जी, इंटरनेट के जो सार्वजनिक मंच हैं, वहां से लोगों की आवाज़ों को पूरी तरह से गायब किया जा रहा है और इसे ही डिजिटल वनवास या अंग्रेजी में जिसे डिजिटल एक्साइल कहा जाता है, वो कहा जा रहा है। बहुत ही दिलचस्प विषय है। और आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो भारत में डिजिटल सेंसरशिप के बदलते स्वरूप और इसके कानूनी पहलुओं का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण करने वाला एक लेख है। लेकिन देखिए, इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, उसका पक्ष लेना या विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए। हम केवल इस लेख में दिए गए तर्कों, आंकड़ों और कानूनी तथ्यों की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, ताकि बस ये समझा जा सके कि ये पूरी डिजिटल व्यवस्था आखिर काम कैसे कर रही है। सही कहा। और ये जो आपने शहर से बाहर निकालने वाला उदाहरण दिया ना शुरुआत में, हाँ, ये आज की डिजिटल वास्तविकता को समझने के लिए एकदम सटीक शुरुआत है, क्योंकि हमारा जो स्रोत है वो बिल्कुल इसी बात पर जोर देता है कि सेंसरशिप का पूरा मॉडल ही अब पलट गया है। पलट क्या है? मतलब पहले कैसा था? देखिए, पहले क्या होता था कि अगर किसी ने कोई भड़काऊ या गैर कानूनी बात लिखी तो उस विशिष्ट यूआरएल को या उस पर्टिकुलर पोस्ट को ब्लॉक किया जाता था। यानी सिर्फ उस पोस्टर को हटाया जाता था। बिल्कुल, सिर्फ पोस्टर हटता था। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? स्रोत के अनुसार किसी विशिष्ट पोस्ट के बजाय लोगों के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ही ब्लॉक किया जा रहा है। अच्छा, मतलब पूरी प्रोफाइल ही गायब। हाँ, पूरी आवाज ही बंद की जा रही है। और ये बात सिर्फ एक अवधारणा नहीं है। मैंने जब ये लेख पढ़ा तो इसके पीछे के जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। हाँ, वो डेटा काफी दिलचस्प है। लेख में एक जगह बताया गया है कि 2014 में सरकार द्वारा इंटरनेट पर सामग्री ब्लॉक करने के जो आदेश थे वो केवल 470 थे। सिर्फ 470? और 2021 आते आते ये संख्या लगभग 9,800 हो गई। 470 से सीधे 9,800, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है ना? अब सामान्य तौर पर कोई भी इंसान इसे सुनकर यही सोचेगा कि अरे 2014 से 2021 के बीच भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या में भी तो बेतहासा वृद्धि हुई है। बिल्कुल, स्मार्टफोन हर घर में पहुंच गया है। हाँ, तो जाहिर है जब यूजर्स बढ़ेंगे, लोग ज्यादा पोस्ट करेंगे, तो ब्लॉक होने वाली सामग्री का आंकड़ा भी तो बढ़ेगा। ये लॉजिक तो है। तो क्या ये सिर्फ इंटरनेट के विस्तार का ही एक स्वाभाविक नतीजा नहीं है? मतलब क्या ये सिर्फ बढ़ती हुई संख्या नहीं है? देखिए, सतह से देखने पर तो ऐसा ही लगता है और ये बहुत ही जायज तर्क है, लेकिन लेख कुछ और कहता है। जी, लेख इस धारणा को चुनौती देता है। स्रोत के अनुसार ये सिर्फ ब्लॉकिंग की मात्रा या क्वांटिटी का बढ़ना नहीं है, इसे एक क्वालिटेटिव शिफ्ट या गुणात्मक बदलाव के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वालिटेटिव शिफ्ट, थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगे। मतलब यह है कि सिर्फ नंबर नहीं बढ़े हैं, बल्कि सरकार की रणनीति और नीयत बदल गई है। अच्छा, अब ध्यान किसी एक विवादित बयान को रोकने पर नहीं है, बल्कि उस पूरी आवाज को ही हमेशा के लिए बंद करने पर है। इस गुणात्मक बदलाव को हम जमीनी स्तर पर कैसे देख सकते हैं? मतलब स्रोत में इसके क्या उदाहरण दिए गए? लेख इसके लिए हाल ही के कुछ बड़े घटनाक्रमों का हवाला देता है, जैसे 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान जो हुआ, मुझे याद है, और 2023 में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के समय जो ब्लॉकिंग की कार्रवाइयां हुई, वे इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। वहाँ क्या हुआ था असल में? उन घटनाओं के दौरान हमने देखा कि कई पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और यहाँ तक कि कुछ समाचार आउटलेट्स के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही रोक लगा दी गई। मतलब सिर्फ कोई एक ट्वीट या पोस्ट नहीं, पूरा अकाउंट? जी हाँ,
इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अतीत में जो कुछ भी लिखा था और भविष्य में वे जो कुछ भी कह सकते थे, उन सब का डिजिटल अस्तित्व एक झटके में मिटा दिया गया। अरे बाप रे, ये तो सच में डिजिटल वनवास है। बिल्कुल। ये चुनिंदा सामग्री को हटाने के बजाय मास सेंसरशिप की एक सोची समझी रणनीति है। और सबसे चिंताजनक बात जो लेख बताता है वो ये है कि इस नई रणनीति को अदालतों से भी एक तरह की मूक सहमति मिल गई है। 1 मिनट, अदालतों से सहमति? जी, ये कैसे संभव है? मतलब अदालतें तो हमेशा से नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षक मानी जाती है ना। देखिए, सिद्धांत रूप में तो ऐसा ही है, हम सब यही मानते हैं, लेकिन व्यवहार में तस्वीर थोड़ी अलग है। अच्छा। लेख कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले की ओर ध्यान खींचता है। क्या था उस फैसले में? एक्स, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उसने सरकार के इन व्यापक ब्लॉकिंग आदेशों को अदालत में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर देना असंवैधानिक है, जो कि सुनने में सही भी लगता है। लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी। खारिज कर दी? हाँ। और लेख का जो कानूनी विश्लेषण है वो ये कहता है कि इस फैसले ने राज्य को ये संदेश दे दिया है कि वे पूरे अकाउंट ब्लॉक करने की इस शक्ति का और अधिक आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति मालूम पड़ती है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई सरकार ये तय करने लगे कि कौन डिजिटल दुनिया में रहेगा और कौन नहीं, तो ये तो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बड़ा। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बुनियादी सवाल उठ रहा है। जी, पूछिए। भारत में तो एक पूरा कानूनी ढांचा है, हमारे पास आईटी अधिनियम है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या हमारे कानून में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जो इस तरह की सेंसरशिप को नियंत्रित कर सकें? कानून तो है, और इसी बिंदु पर इस लेख का सबसे अहम कानूनी विश्लेषण सामने आता है। अच्छा। ये लेख हमें 2015 के एक बहुत ही प्रसिद्ध मामले की याद दिलाता है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। हाँ, ये नाम मैंने सुना है, काफी ऐतिहासिक फैसला था। बिल्कुल। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी अधिनियम की धारा 69A की बहुत बारीकी से जांच की थी। धारा 69A मतलब वही कानून जो सरकार को इंटरनेट पर सामग्री ब्लॉक करने का अधिकार देता है। एकदम सही, वही कानून। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सरकार के इस ब्लॉकिंग अधिकार को पूरी तरह से सही मान लिया था? देखिए, कोर्ट ने धारा 69A को बरकरार जरूर रखा था, लेकिन अदालत ने इसे यूं ही बेलगाम नहीं छोड़ दिया था। मतलब कुछ शर्तें लगाई थी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार इस शक्ति का इस्तेमाल केवल कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ ही कर सकती है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय? यानी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। हाँ, इसका सीधा मतलब ये था कि ब्लॉकिंग मनमाने ढंग से नहीं हो सकती। इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, लिखित में कारण बताने होंगे, और ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्यक्ति की सामग्री ब्लॉक की जा रही है उसे पता हो कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई है। ये तो बहुत स्पष्ट है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इतने स्पष्ट सुरक्षा उपाय तय कर दिए थे, तो फिर आज ये अकाउंट्स बिना किसी पूर्व सूचना या कारण के कैसे गायब हो रहे हैं? यही तो पैंच है। ये तो सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन लगता है मुझे। बिल्कुल, आप सही सोच रही हैं। और यहीं पर कानूनी खामियों का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। कैसे? लेख में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का जिक्र है, नियम 16। नियम 16? हाँ। ये 2009 के ब्लॉकिंग नियमों का हिस्सा है। अच्छा, तो ये नियम क्या कहता है? मूल रूप से इस नियम को इसलिए बनाया गया था ताकि प्रशासनिक कार्यवाहियों में कुछ स्तर की गोपनीयता बनी रहे, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों से जुड़ा हो। बिल्कुल, तब गोपनीयता जरूरी होती है। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि अब इस नियम 16 को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। किस तरह की ढाल? मतलब ये काम कैसे कर रहा है जमीन पर? अब हो ये रहा है कि सरकार ब्लॉकिंग आदेश तो जारी कर रही है, लेकिन नियम 16 का हवाला देते हुए उन सभी आदेशों को पूरी तरह से गुप्त रखा जा रहा है। गुप्त? हाँ। मान लीजिए किसी पत्रकार या नागरिक का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। जब वो प्लेटफॉर्म से या सरकार से पूछता है कि भाई मेरा अकाउंट क्यों बंद किया गया, मैंने किस नियम का उल्लंघन किया, तो क्या जवाब मिलता है? उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसे बस ये बता दिया जाता है कि नियम 16 के तहत ये जानकारी गोपनीय है। अरे, ये तो मतलब पूरी तरह से एक अंधकारमयी स्थिति हो गई। बिल्कुल। ये तो ऐसा ही हुआ ना कि मान लीजिए किसी को रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे जेल की कोठरी में डाल दिया जाए, और जब वो पूछे कि मेरा जुर्म क्या है, हाँ, तो अधिकारी कहें कि ये तो एक रहस्य है, हम आपको बता नहीं सकते। बिल्कुल सही। अगर किसी को यही नहीं पता कि उसने गलती क्या की है, तो वो अदालत में जाके अपना बचाव कैसे करेगा?
मतलब आप उस चीज के खिलाफ अपील कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है? आपकी ये जो तुलना है ना, ये स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है और लेख भी इसी बात को रेखांकित करता है। देखिए, जब सरकार कोई तर्कसंगत आदेश ही नहीं देगी, मतलब रीजन्ड ऑर्डर। हाँ, जब लिखित में कारण ही मौजूद नहीं होंगे तो अदालत उस आदेश की समीक्षा कैसे करेगी? सही बात है। अदालत हवा में तो फैसला नहीं सुना सकती। न्यायिक समीक्षा के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फैसला किस आधार पर लिया गया था। नियम 16 का इस तरह से व्यापक उपयोग करके राज्य ने प्रभावित पक्षों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना लगभग असंभव ही बना दिया है। मतलब ये तो एक ऐसा कानूनी ब्लैक होल बन गया है जहां से कोई आवाज वापस ही नहीं आती। एकदम सटीक कहा आपने। लेकिन अगर अदालती रास्ता इस तरह से बंद कर दिया गया है या कह लें कि उसे इतना धुंधला कर दिया गया है, तो क्या सिस्टम के अंदर कोई और तरीका नहीं है? कैसा तरीका? मतलब कोई तो ऐसी समिति या संस्था होगी ना जो सरकार के इन ब्लॉकिंग आदेशों पर नजर रखती हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी अधिकारी सुबह उठे और किसी का भी अकाउंट ब्लॉक कर दे और कोई उससे सवाल पूछने वाला ही ना हो सिस्टम में। तकनीकी रूप से देखा जाए तो सिस्टम में एक समीक्षा समिति का प्रावधान जरूर है। अच्छा, रिव्यू कमेटी। जी, इसका काम ये देखना है कि क्या ब्लॉकिंग के आदेश कानून के दायरे में और सही कारणों से दिए गए हैं या नहीं। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या इसकी संरचना में है। लेख इस समिति की संरचना और इसके काम करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। उस समिति की संरचना में ऐसा क्या है जो इतनी चिंता पैदा करता है? सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह समिति पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकारियों से ही मिलकर बनी है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव? हाँ। इसमें कोई स्वतंत्र न्यायाधीश नहीं होता, कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होता या नागरिक समाज का कोई स्वतंत्र प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होता। ये पूरी तरह से सरकारी अधिकारियों का ही एक समूह है जो सरकार के ही आदेशों की समीक्षा कर रहा है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट जी। मतलब जो विभाग आदेश जारी कर रहा है उसी विभाग के या सरकार के ही अन्य अधिकारी उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेख में से कार्यपालिका के एकाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का एकदम स्पष्ट मामला है। 100%। अगर एक छात्र खुद ही अपनी परीक्षा की कॉपी चेक करेगा तो वो खुद को फेल क्यों करेगा भला? सही कहा। तो क्या इस समिति ने कभी किसी ब्लॉकिंग आदेश को रद्द किया है या सरकार के फैसले को पलटा है आज तक? ये एक बहुत ही तीखा सवाल है और इसका जवाब स्रोत में दिए गए एक बेहद चौंकाने वाले तथ्य में छिपा है। क्या है वो तथ्य? लेख स्पष्ट रूप से बताता है कि आज तक इस समीक्षा समिति ने सरकार के एक भी ब्लॉकिंग आदेश को नहीं पलटा है। एक भी नहीं? एक भी आदेश रद्द नहीं हुआ है आज तक। अरे बाप रे, ये आंकड़ा तो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि ये समिति निष्पक्ष समीक्षा करने के बजाय सिर्फ कागजों पर एक औपचारिकता पूरी कर रही है बस। लेख का निष्कर्ष भी यही है। देखिए, जब शक्तियां एक ही जगह केंद्रित हो जाती है ना, तो चेक एंड बैलेंस की जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। लोकतंत्र में सत्ता पर जो नियंत्रण होना चाहिए वो इस डिजिटल स्पेस में पूरी तरह से खत्म हो गया लगता है। सही कह रहे हैं आप। जब नियम बनाने वाले, उन्हें लागू करने वाले और अपनी अपील सुनने वाले सब एक ही बंद कमरे में बैठे हों, तो वहां से किसी लोकतांत्रिक जवाबदेही की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो बुनियादी सिद्धांत है उन्हें डिजिटल दुनिया में लागू करने में बहुत बड़ी चूक हो रही है हमसे। हाँ, एक गहरी खाई बन गई है। इसी से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा था। बताइए। जब कोई असल जिंदगी में कानून तोड़ता है तो सजा उसके अपराध के हिसाब से होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, यही न्याय है। मतलब अगर किसी ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है तो उसका चालान कटेगा, उसे उम्र कैद तो नहीं मिलेगी ना? नहीं, वो तो बेतुका होगा। तो क्या इंटरनेट पर सामग्री ब्लॉक करने को लेकर ऐसा कोई सिद्धांत काम नहीं करता? करता है ना। ये कानूनी दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत और बुनियादी सिद्धांत है। इसे आनुपातिकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। अच्छा, तो ये सिद्धांत कहता क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार को सिर्फ उतनी ही शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए जितनी एकदम जरूरी हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में इसका मतलब है कि प्रतिबंध जो हैं वो न्यूनतम होने चाहिए। यानी अगर हाथ में कांटा चुभा है तो सिर्फ कांटा निकालना चाहिए, पूरा हाथ नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल सटीक उपमा है ये। लेख के अनुसार अगर किसी अकाउंट से कोई एक पोस्ट गैर कानूनी है, भड़काऊ है या गलत है, तो आनुपातिकता का सिद्धांत ये मांगता है कि सिर्फ उस एक पोस्ट को हटाया जाए। एकदम सही।
लेकिन जब सरकार उस एक पोस्ट के बहाने पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर देती है, यानी उस व्यक्ति को हमेशा के लिए डिजिटल वनवास पर भेज देती है। हाँ, तो वो इस सिद्धांत का सीधा और खुला उल्लंघन कर रही है। ये न्यूनतम प्रतिबंध नहीं है, ये तो एक आवाज को हमेशा के लिए कुचल देना है। ये बात तो काफी गहरी है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और भी कुछ है। हाँ, मैंने इस स्रोत सामग्री में एक और बहुत चिंताजनक बात पढ़ी थी। क्या? वहाँ खंडित निगरानी यानी फ्रैगमेंटेड ओवरसाइट और शक्तियों के विकेंद्रीकरण का जिक्र था। जी हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है उसमें। अब आमतौर पर विकेंद्रीकरण को एक अच्छी चीज माना जाता है, जहां सत्ता किसी एक के हाथ में नहीं रहती, लेकिन यहाँ लेख कुछ और ही इशारा कर रहा है। क्या व्यवस्था बदलने वाली है? हाँ, और ये इस लेख का एक ऐसा हिस्सा है जो भविष्य की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। अच्छा। देखिए, अभी तक इंटरनेट पर सामग्री ब्लॉक करने की ये शक्ति मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी आईटी मिनिस्ट्री के पास है। ठीक है। लेकिन एक प्रस्तावित योजना है जिसके तहत इन शक्तियों को केवल आईटी मंत्रालय से हटाकर विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों में विकेंद्रीकृत किया जाएगा। एक सेकंड, तो इसका मतलब है कि भविष्य में सिर्फ आईटी मंत्रालय ही नहीं, बल्कि कई अन्य सरकारी विभाग भी अपनी मर्जी से ऑनलाइन अकाउंट्स को ब्लॉक करने के आदेश दे सकेंगे। ठीक यही बात लेख में उठाई गई है। स्रोत तर्क देता है कि ये शक्तियों का कोई असकारात्मक विकेंद्रीकरण नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये मनमानी सेंसरशिप या आर्बिट्ररी सेंसरशिप की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। मनमानी कैसे? इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी विभाग बिना किसी तकनीकी या कानूनी विशेषज्ञता के अपने आलोचकों को आसानी से चुप करा सकेगा। मान लीजिए पर्यावरण मंत्रालय अपने खिलाफ लिखने वाले एक्टिविस्ट को ब्लॉक कर सकेगा, कोई और मंत्रालय अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले व्यक्ति को म्यूट कर सकेगा। बाप रे! इसे समझने के लिए मुझे एक और उदाहरण का सहारा लेने दीजिए। जी बताइए। ये तो ऐसा है जैसे किसी बड़े शॉपिंग मॉल में पहले केवल मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पास यह अधिकार था कि वो किसी उपद्रवी को बाहर निकाल सके, क्योंकि वो नियम कायदे जानता था। जो कि आईटी मंत्रालय है इस मामले में। हाँ, लेकिन अब मॉल के हर एक सिक्योरिटी गार्ड, चाहे वो पार्किंग में हो या किसी दुकान के बाहर, सबको ये अधिकार दे दिया गया है कि वे अपनी मर्जी से किसी भी ग्राहक को जिंदगी भर के लिए मॉल से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत उम्दा तुलना है ये। उनका इस तरह से फैलाव होता है और वो भी बिना किसी चेक एंड बैलेंस के, तो ये अराजकता को ही जन्म देता है। ऐसा सिस्टम नागरिकों की अभिव्यक्ति को सुरक्षित रखने के बजाय उनके लिए हर तरफ खतरे पैदा कर देता है। तो अगर हम इस पूरी गहरी पड़ताल के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? अगर हम स्रोत में दिए गए मुख्य बिंदुओं का सार निकालें, तो तस्वीर ये है कि भारत का डिजिटल गवर्नेंस एक बड़े और चिंताजनक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हमने देखा कि कैसे हम केवल विशिष्ट यूआरएल को ब्लॉक करने की व्यवस्था से आगे बढ़कर नागरिकों को डिजिटल वनवास देने की स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल। 2015 के श्रेया सिंगल फैसले से मिले कानूनी सुरक्षा कवचों को नियम 16 की गोपनीयता के जरिए अप्रभावी बना दिया गया है, जो कि एक ब्लैक होल बन गया है। हाँ, और कार्यपालिका का एकाधिकार इस कदर हावी है कि समीक्षा समितियां बेअसर हो गई हैं, क्योंकि एक भी फैसला पलटा नहीं गया। शून्य। इसके अलावा पूरे अकाउंट ब्लॉक करके अनुपातिकता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर ब्लॉकिंग की शक्तियों का आगे और विकेंद्रीकरण होता है तो क्या होगा? तो ये सेंसरशिप के एक नए और अधिक अनियंत्रित अध्याय की शुरुआत हो सकती है, जहां कोई भी मंत्रालय आपको बाहर का रास्ता दिखा सकता है। ये पूरी चर्चा निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। यहाँ सुनने वालों के लिए एक बार फिर ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारी ये पूरी चर्चा डिजिटल एग्जाइल नामक लेख में दिए गए तर्कों, आंकड़ों और कानूनी मिसालों पर ही आधारित थी। हाँ, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। हमारा काम किसी एक पक्ष का बचाव करना या दूसरे पर आरोप लगाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि इस बेहद जटिल विषय के हर पहलू को पूरी निष्पक्षता के साथ आपके सामने रखना था। हमने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कि कानून और तकनीक का ये संगम हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को कैसे आकार दे रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आलोचनात्मक सोच का तकाजा यही है कि हम सूचनाओं को सिर्फ स्वीकार ना करें, बल्कि ये समझने की कोशिश करें कि व्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं और उनके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। एकदम सही। और इसीलिए आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको जरूर गौर करना चाहिए। जी। आज के इस युग में जहां हमारा डिजिटल अस्तित्व हमारे वास्तविक जीवन से पूरी तरह जुड़ गया है,
मतलब नौकरी से लेकर सामाजिक संबंधों तक और जानकारी से लेकर हमारी पहचान तक सब कुछ तो ऑनलाइन है। बिल्कुल, जिंदगी ऑनलाइन ही चल रही है। तो ऐसे में क्या किसी को डिजिटल वनवास देना उसे समाज से भौतिक रूप से बहिष्कृत करने के बराबर नहीं हो गया है? एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि जब ये डिजिटल सार्वजनिक मंच ही अभिव्यक्ति और आवाज का इकलौता सबसे बड़ा मंच बन जाए, तो वहां से किसी को हमेशा के लिए निकाल देना, क्या वो एक आधुनिक नागरिक की नागरिकता छीनने जैसा नहीं है? बिल्कुल। जिस तरह पुराने समय में शहर के चौराहे से किसी को हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता था, आज वही काम एक डिजिटल आदेश से हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद समाज के हर तबके को गंभीरता से विचार करना चाहिए।